वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अनलर्निंग पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं अनलर्निंग पाठशाला जेई मेंस और नीट की पीवाईक्यू सीरीज लाया है, जिसमें हम पुराने साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं जेई मेन और नीट के उसके डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपका आगे आने वाला जो जेई मेन और नीट का एग्जाम है जो कि सितंबर में होने वाला है। हालांकि काफी कुछ बच्चों के लिए दुख की खबर है, लेकिन करना जरूरी भी है। इससे थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होगा आपका जो भी एग्जाम के प्रति है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 3, जिसमें हम जेई मेन 2019 के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और बाकी कुछ क्वेश्चन जो 2019 के ही थे, जो अगली शिफ्ट के थे, वो हम अगले पार्ट में लेंगे। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे अपन चालू करते हैं। हाँ, तो चलिए स्वागत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ। पहला क्वेश्चन है, सिल्वर है, उसकी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो कि सीपी होती है, उसका वेरिएशन हो रहा है किसी टेम्परेचर के साथ। इफ द टेम्परेचर ऑफ 3 मोल ऑफ सिल्वर इज रेज्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 1000 केल्विन एट 1 atm प्रेशर, द वैल्यू ऑफ एच विल बी क्लोजेस्ट टू। वैल्यू ऑफ एच नहीं, डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा एच की आपको वैल्यू बतानी है। डेल्टा एच बेटा क्या होता है, फॉर्मूले के हिसाब से अगर अपन चले तो एनसीपी dt। कई बच्चे डेल्टा टी लिख देते हैं। डेल्टा टी अपन तब लिखते हैं जब सीपी आपका टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है। तो बच्चे इस बच्चों का ध्यान दें, यहाँ पे सीपी वेरी कर रहा है तो एनसीपी dt लिखना, ना कि डेल्टा टी लिख दो डायरेक्टली। अब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहां से कहां तक। अब देखो इंटीग्रेशन किसके साथ हो रहा है, डेल्टा एच का dt के साथ, मतलब टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पे टेम्परेचर की आप रेंज डाल दीजिए। चालू कहां से है, 300 से, खत्म कहां पे, 1000 केल्विन पे। ठीक है, अब एनसीपी की वैल्यू आप लिख दीजिए। 3 मोल है, इसका मतलब 3, और सीपी की वैल्यू कितनी है, 23 प्लस 0.1 टी इंटू डी टी। 300 से 1000 केल्विन। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 23 इंटू टी प्लस 0.01 टी स्क्वायर बाय 2। कहां से कहां तक की रेंज डालोगे आप लोग, सारे लोग, 300 से 1000। अब देखो सारे ऑप्शन में किलो जूल है, और यहां से जो ये वैल्यू आएगी ये जूल में आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे सबको। तो 1/1000। ठीक है, 3 इंटू 23, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। 1000 माइनस 300 मतलब 700। 0.01/2 को कॉमन ले लीजिए। टी स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेंगे। तो 700 और 1300 ये हो गया। और इसको पूरे को 1000 से अपन को डिवाइड करना है। इसका मतलब ये जीरो गया, 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 ये जीरो गया। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं कितना आता है। 3 इंटू 23 इंटू 7/10 प्लस 0.01/2 इंटू 700/10 इंटू 13, ये हो जाएगा। तो ये कट गया, ये जीरो कट गए, तो इससे आंसर कितना आ जाएगा आपका, तो 13 इंटू 7, ये आपका कितना आ जाएगा, 91। 91/2, 91/2। अच्छा ये कितना आ जाएगा, 21 इंटू 23। ठीक है, 23 इंटू 21 ऐसा हो जाएगा। 10 से भी डिवाइड करना नहीं भूलें। तो 23 इंटू 46 इतना हो जाएगा। तो 47.3 आ रहा है, प्लस 47.3 आ रहा ना, एक बार कैलकुलेट भी कर दीजिए आप सब लोग। 3 इंटू 7 इंटू 21 आ जाएगा। 21 इंटू 23 कितना आ जाएगा, 23, और ये 46 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो ये आपका आ गया 48 आएगा, ना कि ये आएगा 48.3। ठीक है, तो 13 इंटू 7 कितना आ रहा है अपना, 91। 91 को डिवाइड बाय 2 करो तो 4 5, तो 4
और 5 तो 4.55 लगभग। तो इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए कितनी आ रही है। अच्छा, इसको 3 से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो इसको 3 से ही मल्टीप्लाई कर देना। तो 12 प्लस 60 48, तो 60 से थोड़ा सा ऊपर है, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना है। तो आप ऐसा कर दीजिए, इसको नेट रिएक्शन मान लीजिए। मैं इन दो रिएक्शन में ऐसा क्या करूं जिससे कि आ जाए। तो आप इसमें देखो, जो कॉमन रिएजेंट है उसको देखो ही, मतलब कार्बन को, इसका मतलब CO2 को देखो और CO को देखो। इसमें CO किस तरफ है, इस तरफ है। यहाँ पे CO2 किस तरफ है, प्रोडक्ट की साइड तरफ है। इसका मतलब Z की वैल्यू, अच्छा इधर स्टोइकियोमेट्री 1 है, इधर भी स्टोइकियोमेट्री 1 है, इधर भी स्टोइकियोमेट्री 1 है, इधर भी स्टोइकियोमेट्री 1 है। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब उल्टा किसको करना पड़ेगा, जो रिएक्टेंट में चाहिए, मतलब CO। तो आंसर क्या हो जाएगा X माइनस Y, क्योंकि जब रिएक्शन को उल्टा करते हैं डेल्टा H क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो Z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब ऐसा कहां पे दे रखा है, कहां पे दे रखा है बेटा, Z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये y नहीं हो सकता, x माइनस वाई, ये रहो थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आइसोथर्मल एक्सपांशन को नहीं बता रहा है, ढंग से देखिए। तो PV इंटू 1 बाय VM सही है, कर सकते हो आप। RT बाय VM हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल है ना, VM का मतलब क्या है, 1 मोल की वॉल्यूम। तो RT बाय VM, इसमें 1 बाय VM और P के बीच में क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये तो सही है। P और V के बीच में आपका ऐसा आएगा, नहीं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है। क्योंकि PVM इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब P और V के बीच में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। PVM क्या है, कांस्टेंट, बिल्कुल सही बता रखा है, प्रेशर के साथ कोई चेंज नहीं होगा। क्या इंटर एनर्जी वीएम पे डिपेंड करती है, बिल्कुल भी नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो आपको सारे ग्राफ चेक करने थे, कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल के लिए गलत है उसको आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। इनमें से डायटोमिक आइडियल गैस जो कि क्लोज सिस्टम में पड़ी हुई है, ठीक है, क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है। सीपी का प्रेशर के साथ कोई चेंज होता है क्या, नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, गलत। तो डज नॉट करेक्टली पूछा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 1। लेकिन तब भी अपन सारे ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि आप अनलर्निंग पाठशाला में आए हो, किसी और दूसरे उसमें नहीं आए हो। तो CV वर्सेस V बिल्कुल सही है, वॉल्यूम के साथ कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, CV वर्सेस T का ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही आता है, और भी चेंज आता है, अगर आप ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो CV में भी चेंज आएगा ही आएगा। इंटर एनर्जी के साथ टेम्परेचर के साथ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, बिल्कुल सही, NCVT होता है। तो टेम्परेचर के साथ वेरी करता रहेगा, क्योंकि CV चेंज होगा, इसलिए इंटर एनर्जी का जो भी ये स्लोप है बार बार चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये भी ग्राफ सही है, ये भी ग्राफ सही है, आपका ये वाला ग्राफ गलत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An ideal gas undergoes isothermal compression from 5 mp3 to 1 mp3 against a constant external pressure. Heat released in this process is used to increase 1 mole of Al if molar heat capacity is 24 joule per mole per Kelvin। ठीक है, टेम्परेचर आपको बताना है कितना इंक्रीज हुआ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये आपका एक पिस्टन वाला सिस्टम लिया है अपन ने, इसको कंप्रेस किया किस प्रेशर से, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कंप्रेशन किया। इससे जो भी आपकी भाप निकली या हीट निकली, इसको अपन ने एक प्लेट में एक एल्यूमिनियम लिया था, कितना मोल, 1 मोल लिया था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी ये भाप निकली ये इसको मिल गई एल्यूमिनियम को, किधर, इस एल्यूमिनियम को मिल गई। तो ऑब्वियस सी बात है एल्यूमिनियम में टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब वही पूछना चाह रहा है कि एल्यूमिनियम में कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा जब ये प्रोसेस होगा। तो अपन देख लेते हैं। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आपका डेल्टा U क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आपका आइसोथर्मल है। ठीक है, इसका मतलब Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ W।
ठीक है। अच्छा, W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस P इंटू डेल्टा V, यही हो जाएगी आपकी। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, इसका मतलब ये आपका इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है। और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है तो P डेल्टा V आप लगाओगे, वो वाला फॉर्मूला मत लगा देना कि आपका nRT ln V2 बाई V1 मत लगा देना, वो रिवर्सिबल के लिए होता है। रिवर्सिबल में आपका जो एक्सपांशन होता है या कंप्रेशन होता है वो प्रेशर वेरिएशन के साथ होता है। यहाँ पे कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, इसलिए इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन बोलेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो P डेल्ट V। अच्छा, P कितना है भैया, तो P कितना है, तो P कितना का है, 4 है, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज कितना आ जाएगा, 4, लेकिन माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका डेल वी क्या है, नेगेटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या हुई है, कम है। तो मल्टीप्लाई बाय -1 कर देते हैं अपन, तो ये जो भी आंसर आएगा। अच्छा, ये देखो, एसआई यूनिट प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसकी आपकी क्या है, मीटर क्यूब। दो एसआई यूनिट से एक नई एसआई यूनिट आएगी और माइनस तो आएगा ही आएगा, -16 जूल, क्योंकि एनर्जी की या हीट की या वर्क की सबके आपकी एक ही यूनिट होती है, एसआई यूनिट जूल। अब ये नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इससे हीट एनर्जी रिलीज हुई। अब ये जो भी हीट हुई ये किसको मिली, एएल को। अब देखो, अब अपन एएल को सिस्टम लेके चल रहे हैं। अभी तक अपन किसको देख रहे थे, आइडियल गैस के लिए देख रहे थे, जो भी हीट मिली। अब देखो, यहां से जो भी हीट मिली वो इसके लिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसके लिए तो नेगेटिव होगी, हीट एनर्जी रिलीज हुई है, लेकिन इसको तो एनर्जी मिली है ना, हीट मिली है ना, तो इसमें हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। एल के लिए क्या हुई है, हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब, ठीक है। और यही हीट कितनी होगी, अब देखो, क्वेश्चन ने दे रखा है मोलर हीट कैपेसिटी, आपको बता रखी है किसकी, एल की, ठीक है। इसका मतलब अपन क्या यूज करेंगे एल के लिए, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है तो आप डेल्टा टी लिख सकते हो। अगर आपका वापस से वेरिएशन होता तो अपन यहाँ पे वेरिएशन करते, तो एन की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, 1 मोल, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 जूल, इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 16, क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई है तो नेगेटिव साइन मत लगाना। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/24, 8 से दोनों को डिवाइड कर लो तो ऐसा आ जाएगा 2/3 केल्विन। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कंसिडर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन इन अ क्लोज सिस्टम एट डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2, वर्क डन ऑन द फाइनल वॉल्यूम V, ठीक है। अब देखो, वर्क डन का मैग्नीट्यूड बोला है, इसका मतलब nRT ln V2 बाई V1 बोलते हैं, तो आप ऐसे V लिख सकते हो नॉर्मल, ऐसे V अपन लिख सकते हैं। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा W का किसके साथ, ln V के साथ। अब ये ln V की वैल्यू बदलती रहेगी, ठीक है, V2 के लिए अलग होगी, V1 के लिए अलग होगी, तो अपन वेरिएशन देखेंगे। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, इससे आराम से दिख रहा है ln V और W के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अच्छा, दूसरी बात ये, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा जब तक वर्क डन क्या होगा, 0, इसका मतलब ओरिजिन से पास होगा। और दूसरी बात देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आपकी स्लोप बढ़ेगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4। ये वाला हो नहीं सकता क्योंकि इसमें वर्क डन 0 से चालू हो नहीं रहा, T1 के लिए तो हो रहा है, T2 के लिए नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता। वेरिएशन मान लो वॉल्यूम का हो ही नहीं रहा है तो वर्क डन तो 0 से चालू होगा ना, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत, क्योंकि इसमें भी वर्क डन 0 से चालू नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंट्रोपी चेंज बताना है जब कन्वर्जन 1 kg आइस का वाटर वेपर में जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि इसमें आपकी जो डेल्टा एच है वो बार बार चेंज होती जा रही है, क्योंकि फेस भी चेंज हो रहा है इसमें और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आइस है, आइस किस में भैया, 273 केल्विन में, उसको ले जाना किस में, अब देखो फेस चेंज हो रहा है, स्टीम में ले जाना है,
स्टीम मतलब वाटर वेपर ही, तो 383 केल्विन है। तो फेस ही चेंज हो गया, इसका मतलब डेल्टा एच चेंज होती रहेगी और इंट्रोपी भी आपकी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, क्योंकि फेस चेंज हो रहा है इसमें। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले आइस को 273 केल्विन है, तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, वाटर में, 273 केल्विन पे। तो इस केस में डेल्टा एस क्या हो जाएगी, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर आपका क्या है, 273 केल्विन। इसमें बच्चों ध्यान देना, जब भी आप पुट करो टेम्परेचर डेल्टा एच बाय टी, फेस चेंज जब भी हो रहा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, डेल्टा एच बाय टी, जिसमें टी क्या होगा, जिस टेम्परेचर पे फेस ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान देना। तो डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन 273, डेल्टा एच फ्यूजन को अपन क्या लिख सकते हैं, m इंटू एल, क्योंकि इसमें आपका पर केजी के लिए दे रखा है, अपॉन 273। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 4.2 इंटू, नहीं 4.2 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 4.2 नहीं आएगा, तो स्पेसिफिक हीट दे रखी है अपन को, तो लेटेंट हीट चाहिए ना पानी की। तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, 334 है ना, और मास कितना दे रखा है इसका, 1 kg आइस, तो 1 kg वाटर बनेगा अपॉन 273। ठीक है, इसके बाद सेकंड में वाटर को आप किस में कन्वर्ट करोगे, वापस से वाटर में। क्यों, क्योंकि अभी टेम्परेचर आपका 383 केल्विन तक पहुंचाना है आपको, अभी तो 273 केल्विन ही हुआ है। तो आराम से चलेंगे बेटा, ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है। 100 डिग्री सेल्सियस पानी तक ले जाना है, मतलब 373 केल्विन तक ले जाना है आपको। तो इस केस में डेल्टा एस क्या होगी, डेल्टा एच बाय कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, डेल्टा एच बाय टी, जो कि कितनी हो जाएगी, एनसीपी। ठीक है, एनसीपी, अरे एनसीपी तो अपन यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि मास दे रखा है। ठीक है, तो मोल्स तो अपने यूज होंगे नहीं, तो आपका मास यूज होगा, एम एस डी टी बाय टी, जो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम एस एल एन टी टू बाय टी वन। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू, अब देखो पानी का चाहिए स्पेसिफिक, तो 4.2 ये पानी का लेना, वाटर वेपर का मत ले लेना जल्दबाजी में। एल एन 373 बाय 273। तीसरा, अभी भी पानी अभी 373 केल्विन पे ही आया है, और अपन को वाटर वेपर भी चाहिए साथ साथ। तो पानी को मतलब अब किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टीम में, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो 373 केल्विन से 373 केल्विन स्टीम। तो इस केस में डेल्टा एस क्या होगी, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय 373। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2491 बाय 373, ये आ गई आपकी किलो जूल में। इसके बाद ये डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ क्योंकि वापस से m इंटू एल आएगा, और मास 1 kg इसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2491। अगर मास 2 kg होता तो 2 से मल्टीप्लाई करता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पर kg के लिए दे रखी है। फोर्थ में देखते हैं हम, अब वापस से स्टीम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 373 केल्विन से कौन सी स्टीम में ले जाना पड़ेगा, 383 केल्विन, यहाँ तक आपको ले जाना पड़ेगा। तो इस केस में डेल्टा एस क्या हो जाएगी, एम एस एल एन टी टू बाई टी वन। इसका मतलब 1 इंटू 2 एल एन 383 बाय 373। इस पूरी इक्वेशन से अगर आप सारी डेल्टा एस निकाल लोगे तो डेल्टा एस ओवरऑल आप निकाल लेना, इन सबको प्लस करके, डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू प्लस डेल्टा एस थ्री प्लस डेल्टा एस फोर, सारी वैल्यू को प्लस कर दो तो आपका डेल्टा एस ओवरऑल वैल्यू आपको पता लग जाएगी। जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आंसर आएगा सेकंड। सॉल्व करना आप इसको, मैथमेटिक्स है पूरी, जगह बची नहीं है, जगह बची होती तो मैं ही कर लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब प्रोसेस है, डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है, अपन को बताना है मिनिमम टेम्परेचर जिसमें आपका प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या चीज डिफाइंड होनी चाहिए, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, 0 से कम।
तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज लेस देन 0। डेल्टा एच कितना हो जाएगा 200 माइनस टी इंटू 40। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किससे, 200/4 से, 40 से। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 5 केल्विन से क्या होना चाहिए ज्यादा, कम से कम 5 केल्विन तो चाहिए चाहिए आपका स्पॉन्टेनिटी। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफी स्कोरिंग दिख रहा है मुझे, क्योंकि काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ऐसे सवाल को आप हमेशा पहले करा करो, न्यूमेरिकल को हमेशा बाद में करा करो, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट कम होगा। अपन को नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने, हमारा एम यही है जेई मेंस और नीट में। तो उसके लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन सबसे पहले करा करो, फिजिकल केमिस्ट्री के तो खासकर। प्रोसेस विथ नेगेटिव इंट्रोपी चेंज, मतलब जिसमें इंट्रोपी क्या हो रही है, घट रही है। सब्लिमेशन बोल रहा है ड्राई है, इसका मतलब सॉलिड किस में जाएगा, गैस में। इसमें तो इंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। अपन को नेगेटिव चाहिए, मतलब इंट्रोपी डिक्रीज होनी चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, डिसोल्यूशन प्रोसेस चाहे किसी का भी हो, आपकी रेंडमनेस बढ़ती ही बढ़ती है, दौड़ भाग और बढ़ती है। इसका मतलब इसमें भी इंट्रोपी बढ़ेगी, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। डिसोसिएशन डायरेक्ट साफ दिख रहा है, इसमें डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, तो इंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हुआ गलत। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 प्लस H2, तो कर लेते हैं। N2 प्लस H2 गिव अमोनिया, तो यहाँ पे ट्वाइस, तो यहाँ पे थ्राइस। अब इसमें डेल्टा एनजी देख लो नेगेटिव है, इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, ये घटेगी, इसका मतलब ऑप्शन क्या है, सही है वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू ब्लॉक्स ऑफ सेम मेटल, मतलब दोनों की आपकी मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, सेम। दोनों का मास भी क्या है, सेम। एट टेम्परेचर T1 and T2 are brought in contact with each other and allowed to maintain thermal equilibrium, मतलब जैसे ये ब्लॉक है और आपका ये ब्लॉक है, इन दोनों को एकदम से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये T1 है, ये T2 है, दोनों को कांटेक्ट में लिया है, मतलब ऐसे चिपका दिया। ठीक है, दोनों को चिपका दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, अब जैसे अपन देख लेते हैं। ठीक है, T2 को T1 से ज्यादा मान लेते हैं, किसी ना किसी को तो ज्यादा मानना ही पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि T2 की वैल्यू T1 से क्या है, ज्यादा है। दोनों सेम, दोनों का मास सेम है और सेम मेटल की बनी है, तो अपन दोनों का मान लेते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दोनों की क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों सेम मेटल के हैं, सेम मास है। तो अपने कन्वीनियंस के लिए अपन दोनों का क्या ले लेते हैं, एक एक मोल ले लेते हैं। तो इंट्रोपी चेंज देखो कितना होगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन में बता नहीं रखा है कि सीपी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अपन ये मान के चलते हैं कि सीपी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब अपना फॉर्मूला क्या लगेगा, अब ये चीजें क्या होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम पे आएगी, इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे होगी, तो एनसीपी एलएन टीएफ अपॉन टी1। ये तो हुआ ब्लॉक 1 के लिए इंट्रोपी चेंज। ब्लॉक 2 के लिए इंट्रोपी चेंज क्या होगा, एनसीपी एलएन टीएफ बाय T2, ऐसा हो गया। अब मैंने बोला है कि T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है, कहीं ना किसी ना किसी को तो ज्यादा मानना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर होगी, तो ऐसी कुछ होगी। इसका मतलब ये ब्लॉक तो ठंडा होगा और ये ब्लॉक क्या होगा, गर्म होगा। इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वो TF की वैल्यू क्या होगी, T1 से तो ज्यादा होगी और T2 से क्या होगी, कम होगी। इसके बीच में कहीं लाया करेगी। अब देखो, ये दोनों में हीट ट्रांसफर क्या होगी, सेम सेम। चाहे आप Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q2। ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में जो भी हीट एनर्जी, जितनी हीट रिलीज होगी उतनी हीट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी दूसरे मेटल में। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। तो अपन इसमें ऐसे लिख देते हैं NCP। अब देखो TF की वैल्यू T1 से ज्यादा है, तो TF माइनस T1 इज इक्वल टू NCP। मैग्नीट्यूड बराबर कर रहा हूं, इसका मतलब T2 माइनस TF हो जाएगा। तो ये कटा एनसीपी एनसीपी, टीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, T1 प्लस T2 बाय 2। इसकी वैल्यू इधर आप पुट कर दीजिए, एनसीपी को कॉमन ले लो, तो एनसीपी एलएन टीएफ का होल स्क्वायर, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, माइनस एलएन T1 T2 हो जाएगा। अब टीएफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा,
Cp ln T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन 4T1 T2, ऐसा हो जाएगा, इतनी बड़ी वैल्यू आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो कुछ अजम्पशन कई बार क्वेश्चन में अपन को लेने पड़ते हैं जब क्वेश्चन इनसफिशिएंट डाटा दे, तो जैसे सीपीएम अपन ने सेम मान लिया, दोनों का मास 1 मोल मान लिया, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा लिया आपने। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉलिड है इसलिए अपन ऐसा कर सकते हैं। लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए आप डेल्टा एस डायरेक्ट वैल्यू आप ये यूज कर सकते हो, क्योंकि इनके लिए आपका मोलर हीट कैपेसिटी में चेंज काफी कम होता है टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द केमिकल रिएक्शन X2Y गिव्स फ्री एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मतलब गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आपकी टेम्परेचर के साथ ऐसे वेरी कर रही है। मेजर कंपोनेंट रिएक्शन मिक्सचर में T1 पे क्या होगा? तो इसके लिए कौन सा आपका फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, डिपेंड करेगा डेल्टा जी के साइन पे। डेल्टा जी का साइन अगर नेगेटिव हो जाएगा तो y की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी। तो हम ऐसा करके चलते हैं कि y अगर आपको मेजर प्रोडक्ट चाहिए, ये अपन को y क्या चाहिए? मेजर कंपोनेंट चाहिए, मतलब इसकी अमाउंट क्या होनी चाहिए? ज्यादा, और x की अमाउंट क्या होनी चाहिए? कम। इसका मतलब डेल्टा जी आर की वैल्यू इसके लिए क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। डेल्टा जी आर की वैल्यू नेगेटिव होगी तो अपने आप y क्या हो जाएगा? मेजर। तो हम वो टेम्परेचर देखते हैं जिसमें y आपका क्या होगा? मेजर, ठीक है। तो टेम्परेचर इसमें निकालो आप, कितना आ रहा है? टेम्परेचर ग्रेटर देन 8 इंटू 120/3, इसका मतलब टेम्परेचर ग्रेटर देन 40 320। जब तक टेम्परेचर आपका, ये है आपके कंडीशन किसकी? अगर आपको y को मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 320 से ज्यादा होना चाहिए। तो अपन ऑप्शन देखते हैं किसमें ज्यादा है, उस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन को अपन क्या करेंगे? टिक करेंगे। अगर टेम्परेचर 280 होगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी क्या? क्या y मेजर प्रोडक्ट होगा? नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। 300 केल्विन, इसका मतलब ये क्या ऑप्शन हो जाएगा? गलत। 315, 315 क्या 320 से कम है? इसका मतलब x आपका मेजर कंपोनेंट होगा, बिल्कुल सही। 350 अगर टेम्परेचर होगा तो कौन सा मेजर कंपोनेंट होगा? y होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो नेसेसरी कंडीशन आपको निकालनी होती है इस तरीके के क्वेश्चन में। तो ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है स्पॉन्टेनिटी के ऊपर बेस्ड। तो मैं, भले ये सवाल आसान है लेकिन ये स्पॉन्टेनिटी का एक अच्छा कंसेप्ट ला रहा है, एक अच्छा सवाल है स्पॉन्टेनिटी पे बेस्ड, इसलिए रिवीजन में काम आएगा आपका ये वाला क्वेश्चन। कई सारे बच्चे तो क्या करेंगे, सारे ऑप्शन अप्लाई करके देखेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा जी के अंदर, फिर डेल्टा जी का साइन देखो, फिर उस हिसाब से मेजर प्रोडक्ट बताओ। हर एक ऑप्शन को बेटा ट्राई करोगे टाइम वेस्ट होगा। आप स्पॉन्टेनिटी की डायरेक्ट नेसेसरी कंडीशन लगाओ, अपने आप जल्दी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर अ केमिकल रिएक्शन एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये सब कुछ बता रखा है। ए एंड बी आर नॉन जीरो कांस्टेंट, which of the following is true about this reaction? ठीक है, देख लेते हैं। A is greater than 0। अब इसको कंपेयर कर लो आप, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? A माइनस बी टी को आप कंपेयर कर लो डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। इसका मतलब डेल्टा H आपका क्या है? A, और डेल्टा S क्या है? B। डायरेक्ट मैंने दो इक्वेशन को क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया। अब मैं हर एक क्वेश्चन को देखता रहता हूँ। एक्सोथर्मिक इफ ए इज ग्रेटर देन 0। अब ए की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा होगी, इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, इसका मतलब एंडोथर्मिक होगा क्या? बिल्कुल सही। एक्सोथर्मिक इफ बी की वैल्यू, बी से वैल्यू को मतलब ही नहीं, बी की वैल्यू तो एंट्रोपी चेंज को बताएगी, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, तो आपको बस डायरेक्ट ए की वैल्यू ही देखनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। बी की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, उससे आपको एक्सोथर्मिक का पता नहीं चल पाएगा, ए की वैल्यू से ही पता चलेगा। तो बाकी सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बी की कंडीशन भी आ रही है। ठीक है,
तो सिंपल सा क्वेश्चन था। बाकी आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, इफ ए ग्रेटर देन 0 मतलब एंडोथर्मिक हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत। इसमें ए लेस देन 0 तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। तो बी का कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इक्विलिब्रियम ये दे रखा है आपको, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बतानी है। डेल्टा जी नॉट डायरेक्ट ही आप क्या बोल सकते हो, माइनस आर टी एल एन के। इस केस में के डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि वही वाली रिएक्शन है, पानी का डिसोसिएशन। ठीक है, माइनस आर टी, आर कितना हो जाएगा 8.314 जूल में चाहिए अपन को आंसर। टेम्परेचर 298, एल एन है, इसका मतलब 2.303, और -14, डायरेक्ट 10⁻⁻14 इधर पुट करोगे तो -14 आ जाएगा, अपॉन 1000 कर रहेंगे क्योंकि सब में किलो जूल में आंसर बताना है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे आंसर कितना आ जाएगा 8.3 इंटू 2.3 इंटू 300 लगभग कर लेते हैं, इंटू 14 अपॉन 1000। तो लगभग वैल्यू इसकी जब आप निकालोगे तो 80 के आसपास पॉजिटिव आएगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। बहुत सिंपल सवाल था, आप इसकी वैल्यू निकाल के भी देख लेना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रिएक्शन आपको बता रखी है, डेल्टा एच आर बता रखी है, बोल रहा है 298 केल्विन पे फिजिबल नहीं है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। टेम्परेचर अबाव दिस रिएक्शन विल बी फिजिबल। क्वेश्चन ने पूछा है किस टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन आपकी फिजिबल हो जाएगी। रिएक्शन बेटा फिजिबल कब होगी, जब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। क्योंकि इस केस में आपको नॉट बता रखा है, इसका मतलब रिएक्शन आपकी क्या हो रही है 1 atm पे। इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू आपकी डेल्टा जी नॉट के बराबर है, इसलिए अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनिटी इज डिसाइड बाय डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी। तो डेल्टा जी नॉट को लेस देन 0 कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि किस टेम्परेचर के अबाव या बिलो। देख लेते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज लेस देन 0, मतलब जब टेम्परेचर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से ज्यादा होगा, रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 491.1 की एक किलो जूल है बेटा। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 भी करना पड़ेगा, ये मत भूलना, बस कुछ भी भूल जाना। 198, इसको जब आप निकालोगे तो 2.4 के आसपास आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4th। सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद मिलेंगे अपन पार्ट 4 के साथ, जिसमें अपन 2019 के कुछ क्वेश्चंस को और देखेंगे और 2020 के लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी जनवरी अटेम्प्ट में आए थे उनको देखेंगे। तो आप हमारे साथ लगे रहिए अनलर्निंग पाठशाला के साथ। और अगर आपको ये जानना है कि कब वीडियो आ रहा है तो उसके लिए आपको एक कष्ट उठाना पड़ेगा, हमारे बेल आइकन को दबाना पड़ेगा चैनल के, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से आपके मोबाइल में पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे अच्छी शुरुआत के साथ, फिर उसके बाद एक बढ़िया सा चैप्टर चालू करेंगे जिसके जो आपके लिए सबके लिए क्या है, सरप्राइज है। तो इंतजार करिए अनलर्निंग पाठशाला के नेक्स्ट